हेलो डियर ऑफिसर्स। मुझे उम्मीद है और आपसे आशा भी है कि आपको दिया गया जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क था वो आपने अब तक कर लिया होगा। वो प्रश्न क्या था वो आपके स्क्रीन के सामने पे रखा हुआ है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले समझ लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं समुद्र विज्ञान के बारे में। और आज की शुरुआत हम कर देंगे ज्वार और भाटा से। इससे पहले कि हम क्लास को शुरुआत करें या अपने प्रीवियस होमवर्क को करें, कुछ बातें जान लेनी बड़ी जरूरी है। वो बातें क्या है समझिए। पहला कि आपका जो सेशन होता है वो सोमवार से शुक्रवार तक होता है। यानी कि आज शुक्रवार है और आज आपका इस हफ्ते का अंतिम क्लास है। अब आपके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे यानी अगली कक्षाएं होंगी वो सोमवार से शुरू होंगे फिर से। वो भी सीरीज यही रहेगी। और अभी आपका ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान ही चलेगा, जो कि हमारा सेशन नंबर 1 है। इसके साथ ही आज का जो सेशन है इसमें मैंने आपको पहले बोला कि आप एटलस खरीद लीजिए। अगर आपने ले लिया है तो इससे पहले कि क्लास शुरू हो आप एटलस की व्यवस्था अपने आसपास कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग मैं आपसे करवाने वाला हूँ। क्योंकि भूगोल के समझने के लिए एटलस का होना आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। अगर नहीं है तुरंत व्यवस्था कीजिए। और आप अपने आप को ऑफिसर फील करना मत भूलिए, बिकॉज आप अभी से आप जब अपने आप को ऑफिसर फील करेंगे तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वेट करिएगा, मैं पहले यहां से पेन को सिलेक्ट कर लूं। ठीक है। आपको प्रश्न मिला था पिछले क्लास में, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित समुद्रों को दर्शाइए। हालांकि इसमें बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी मैं एक प्रश्न लगा रहा हूं जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे भारत का मानसून। ओके, अब बात करते हैं अरब सागर की। सबसे पहला है कि अरब सागर कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अरब सागर यहाँ पर है। तो पहला प्रश्न तो काफी सरल था। अगला है बंगाल की खाड़ी। ये भी आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। अगला है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका भूमध्य नाम क्यों रखा गया है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जब हम लर्न विथ मैपिंग क्लास करेंगे, ज्योग्राफी लर्न विथ मैप, वहां पर हम इसकी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, इसका नाम भूमध्य क्यों पड़ा और 13वीं शताब्दी में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपका वेट लगभग इस एरिया में आपको मिल जाएगा आपका भूमध्य सागर। अगला है सारगैसो सागर। आपको याद होगा जब सारगैसो सागर मैं कल होमवर्क दे रहा था उसमें मैंने बोला था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है, फिर समझते हैं कि सारगैसो सागर में ऐसा क्या महत्वपूर्ण चीज है। ओके, तो सारगैसो सागर आपका अटलांटिक महासागर लगभग यहाँ के करीब पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कैस्पियन सागर कहाँ है? यस, अब यहीं से शुरू होता है। मैं आपको दूंगा सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको कैस्पियन सागर को ढूंढना है। करना क्या है, आप एटलस अपने बगल में रखे हुए हो, अगर रखे हो तो एक बार कमेंट में बोल दो यस, अगर रखा हुआ है तो। ओके, हमारे एक टीम मेंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, और आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है जो मेरे लिए है तो मैं उसे परसों की क्लास में यानी संडे की डाउट क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। तो आपने एटलस उठा लिया। एटलस में आप विश्व का मानचित्र ओपन करिए। विश्व का मानचित्र, आप चाहे तो उसमें एक होगा भौतिक सेक्शन लिखा होगा, तो आप भौतिक मानचित्र भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने ऑक्सफोर्ड लिया है तो मुझे लगता है कि 105 नंबर पेज के करीब मिल जाएगा। अगर लेटेस्ट एडिशन है तो आप एक बार इंडेक्स में पढ़ लीजिए और विश्व का मानचित्र ओपन करिए। उम्मीद है कि आपने इसे ओपन कर लिया होगा। अब चलिए, कैस्पियन सागर को आपको ढूंढना है। मैं आपको दूंगा 10 सेकंड और हिंट है
जी। चलिए फटाफट ढूंढना शुरू कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और समय समाप्त। उम्मीद है कि आपने कैस्पियन सागर को पा लिया होगा। अगर पा लिया है, ढूंढ लिया इसे, तो बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज बताया, सार गैसो सागर क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर जब कल आपको होमवर्क दे रहा था तो एक एक चीजें मैंने बहुत सोच समझ के दी हैं जो आगे चलकर आपको काम आएंगे। ये प्रीलिम्स के लेवल का है, एक दिन हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेंगे और एक दिन मेंस का। फिलहाल मैंने दिया था सारगैसो सागर। अब देखिए सारगैसो सागर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं सागर की, जब हम बात करते हैं सागर की, तो सागर से हमारा जो तात्पर्य होता है वो होता है कि किसी न किसी तट के पास जल का एक काफी बड़ा क्षेत्र हो, जल का बड़ा क्षेत्र हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे आपका जो ये ए दिख रहा है यानी कि अरब सागर, ये समुद्री जो जल है ये भारतीय तट के समीप है। ऐसे ही दुनिया में लगभग जितने भी सागर हैं वो किसी न किसी किसी न किसी तट के समीप पाए जाते हैं। यही सागर का मुख्य विशेषता है। लेकिन जो सारगैसो सागर है आप देखेंगे तो ये किसी भी तट के समीप नहीं पाया जा रहा है। हाँ, आपको ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि टच हो रहा है, बट एक्चुअली में यानी वास्तव में ये टच नहीं हो रहा है। सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जो किसी भी तट को टच नहीं करता यानी स्पर्श नहीं करता है। इसके पीछे कारण भी है, अभी के लिए मैं आपको हिंट देता हूं, 4 वेबिक करंट्स। बट ये क्या है इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम सागर के हिसाब से पूरा चीजों को अध्ययन करेंगे। चलिए, आप आज आपका है सेशन नंबर 1। अब आपका सेशन नंबर 1 ही चल रहा है। आज ये आपका पार्ट 2 है वीडियो का, और इसी के साथ ये है आपका डे 3। तो चलिए समझते हैं कि समुद्र विज्ञान क्या है। अगर हम देखें तो पहला ही जो शब्द है समुद्र विज्ञान में वो है समुद्र। जहां पर समुद्र का तात्पर्य समुद्र बिल्कुल भी नहीं है, यहां समुद्र का तात्पर्य है महासागर से। ये बड़ा ही भ्रम वाला चीज बना दिया गया है समुद्र विज्ञान। एक्चुअली में इसे होना चाहिए था महासागर विज्ञान, लेकिन कोई बात नहीं, समुद्र आप मत समझने की गलती करिएगा। अगला है विज्ञान। विज्ञान से आप समझते होंगे कि विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन यानी कि महासागरों का विशेष अध्ययन करना ही क्या है, समुद्र विज्ञान। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 4W + E। अब मैं नहीं बताने वाला हूं कि इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको डे 1 की क्लास या डे 2 की क्लास इसी सीरीज में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और आपको हिंदी वाले बैच में डे 1 देख लेना है, कहां पर 4WE के मैंने बारे में बताया है। फिलहाल महासागरों का विशेष अध्ययन ही क्या कहलाता है, समुद्र विज्ञान। प्रश्न उठता है कि हम इतनी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, अब हम महासागर का विशेष अध्ययन क्यों करें। तो इसका जो पहला एकदम सटीक उत्तर होगा वो है मनुष्यों की जानने की इच्छा की प्रकृति। मनुष्य को आपने देखा होगा, अगर वो कोई भी नई चीज देखता है तो उसके बारे में वो जानने की इच्छा की एक प्रकृति उसमें पाई जाती है। आप ही देखिए, अगर आप कोई कार देखते हैं जो थोड़ी अलग लेवल की है, तो आप उसे देखते हैं कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कैसे काम करता है। तो ये है मनुष्य की प्रकृति। लेकिन मनुष्य की जो प्रकृति होती है जानने की, वो एक बार जानने के बाद देखा गया अक्सर समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी हम समुद्र विज्ञान को लेकर के काफी सीरियस है, काफी संवेदनशील है। इसका मतलब सिर्फ यही एक प्रमुख कारण नहीं है, दूसरा भी प्रमुख कारण है।
तो वो है समुद्री संसाधन, या आप महासागरीय संसाधन भी बोल सकते हैं। समुद्रीय संसाधन। समुद्र में ऐसे कई सारे संसाधन पाए जाते हैं जो मानव के लिए काफी ही उपयोगी हैं, जिनके अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि समुद्र में कहाँ कहाँ कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। अगला है समुद्री आपदा से बचाव। समुद्री आपदा से बचाव। अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि समुद्र से कई सारी आपदाएं आती हैं, जैसे कि आपका सबसे सिंपल हुआ सुनामी, ज्वार भाटा, जो कि एक आपदा नहीं है लेकिन फिर भी आप सुनामी को देख लीजिए। और कई बार साइक्लोन जैसे तूफानें आती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें समुद्र विज्ञान को समझना अति आवश्यक है कि ये कब आते हैं, कितने इनकी रेंज हो सकती है और किस तरीके से हम अपने आप को इनसे बचाव कर सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। ऐसे कई कारण आप बना सकते हैं, सोच करके, विचार करके आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। और एक अंतिम कारण है, वो है यूपीएससी सीएससी के सिलेबस में होना, जो कि बहुत ही सामान्य सा कारण है। आप, मुझे नहीं लगता कि समुद्र विज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको ये सारी चीजों को जानना है। आपने जब पहली बार समुद्र विज्ञान का टारगेट बनाया तो आपका मेजर यही था कि सिविल सर्विस में हम सेलेक्ट हो जाएं। तो आपका मुख्य कारण तो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अपनी पद की नियुक्ति करवाना। चले, तो ये था समुद्र विज्ञान क्या है। और एक चीज आप अपने माइंड में रखे रहिएगा कि जब भी हम समुद्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य हमेशा होता है तट से समीप। मान लीजिए ये आपका है तट, मान लीजिए ये है आपका तट। तो तट से समीप जुड़ा हुआ जो जल होगा, जल का एक विस्तार क्षेत्र, वही कहलाएगा सागर। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लाइव में बताइए यस और नो। याद रहे, हमारा कोई ना कोई टीम मेंबर आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते जाएगा अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक मानचित्र रखा हुआ है। इसे हम सामान्य रूप से बोलते हैं विश्व का मानचित्र, जिसे आपने कभी ना कभी क्लास 6th, 7th, 5th अलग अलग विद्यार्थियों ने इसको अलग अलग समय पे देखा होगा। तो डियर ऑफिसर्स, अब इसे समझने के लिए समुद्र विज्ञान को हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और हमारे पास 5 महासागर है। महासागर कौन कौन से हैं? इसका अध्ययन तो हमने बहुत ही संक्षेप में कर लिया था जब हमने आपको मेंस के लिए पहला क्वेश्चन दिया था। याद रहे, जब भी हम आपको ये सब प्रश्न देते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि आप अभी से लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम बचती है प्री के बाद। बहुत सारे विद्यार्थी यही कारण करते हैं कि यही चीज करते हैं कि वो लिखते ही नहीं है, और जब वो लिखते नहीं तो उनका काफी गलत हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ डेली ऐसा लिख रहे हैं तो आप यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले एक नए ऑफिसर हैं अभी से। इसको अपने मन में बना लीजिए, अगर आप किसी तरह की विशेष गलती नहीं करते तो। प्रश्न आता है, ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? उम्मीद है आपको पता होगा। 6 मैं बताऊंगा, एक आपको ढूंढना है। एटलस में आपका वर्ल्ड मैप खुला होना चाहिए, यानी विश्व का मानचित्र खुला होना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपको मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, कैसे है, इसका आकार क्या है, कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से द्वीप इसके आसपास है, ये सब भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वाले क्लास में नहीं, जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हम चीजें डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं।
पढ़ रहे हैं, लेकिन जो संदर्भ में हमारी चीजें आएंगे। चलिए अगला है एशिया। ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप। तो ये है आपका दूसरा। मैं मानचित्र में दूसरा नंबर का मतलब ये नहीं है कि भारत ही एशिया है, भारत तो एक एशिया का पार्ट है। इसके बाद लगभग 65 या 67 डिग्री पे 65 और 67 एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, यहाँ पर एक पाया जाता है यूराल पर्वत और यूराल नदी, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं अरल माउंटेन और अरल रिवर। यहाँ से एशिया महाद्वीप अलग होता है और यहाँ पर तैयार हो जाता है आपका यूरोप महाद्वीप। तो ये आपका हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। यूराल पर्वत का नाम अपने दिमाग में आप रखे रहिएगा। चलिए चौथे पे आते हैं। चौथा है आपका ये नॉर्थ अमेरिका, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। पांचवे को आप देखिए, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। यहां तक बातें आपको क्लियर। अब देखिए सिक्स्थ वाला कहां पर है, यानी छठा कौन सा है? छठा है ये, और ये है अफ्रीका। अब अंतिम है सातवां, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बोला है आपसे भी काम करवाना है थोड़ा, तो एटलस ओपन किया करे रहिए। कहाँ गया कर्सर? ये आप एटलस अपना ओपन करे रहिए और विश्व के मानचित्र पे जाइए। विश्व के मानचित्र पर जाइए और इसका पेज नंबर आप याद ही कर लीजिए जिससे आपको तुरंत मिल जाए। और यहाँ पर आप राजनैतिक वाला भी ओपन कर सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भौतिक में भी मिल जाएगा। तो अब आपको दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपको इसे ढूंढ के बताना है। चलिए आपका समय शुरुआत होता है अब, लेकिन इससे पहले हिंट है आपको, ये रेंज है। कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपको कि वो कौन सा है इसका जिसको आपने ढूंढा। समय शुरुआत होता है अब। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपने ढूंढ लिया होगा और आपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दिया होगा, क्योंकि हम ऐसा एक प्रश्न आपके लिए इसलिए छोड़ते हैं जिससे आपका भी बुद्धि विस्तार हो सके, आपकी जो बुद्धि है वो भी खुल सके और आप भी काम कर सके। ये क्लास को हमें इंटरेक्टिव बनाना है। चले अब आते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 5 महासागर से। 5 महासागर कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप समझ लीजिए ये रहा आपका प्रशांत महासागर। मैं एक केवल प्रशांत लिख दे रहा हूं, प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत यहाँ पे भी है। प्रश्न है कि क्या प्रशांत महासागर 2 जगह है? इसका सामान्य सा और सटीक उत्तर है जी बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये जो मैप हम देख रहे हैं, जो मानचित्र, ये 2D में है और 2D में हम 3D को नहीं दिखा सकते, इसीलिए इसे फोल्ड जब आप करके देखेंगे तो आपको ये एक ही तरफ ही दिखाई देगा। तो ये पहला हो गया प्रशांत महासागर। दूसरा है आपको मिल जाएगा यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर। तो ये हो गया आपका दूसरा महासागर। तीसरे पे आते हैं तो आपको यहां मिल जाएगा हिंद महासागर। कौन कौन से थे? दैट इज पैसा। तो मैंने आपको प्रशांत बता दिया, अटलांटिक बता दिया और बता दिया इंडियन महासागर यानी हिंद महासागर। अब आपके पास बचा है सदर्न ओशन। तो आपको जो सदर्न है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया सदर्न या दक्षिणी ध्रुव भी इसे नाम से बोल देते हैं। अब आपके पास लास्ट है, इसे आपको बताना है। अब इसके लिए आपको सेकंड मिलते हैं, फिर से इस बार आपको मिलते हैं 7 सेकंड। आप इसे फटाफट ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। समय की शुरुआत होती है अब। 1 2 3 4 और समय समाप्त। उम्मीद है कि आपने अब तक रिप्लाई कर दिया होगा। चले, तो ये था 7 महाद्वीप और 5 सागरों के महासागरों के बारे में।
क्या सागर भी होते हैं? तो उत्तर है हाँ, आपको बहुत सारे सागर मिलेंगे, तो उन सागरों का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि समुद्र विज्ञान में ऐसा कौन कौन सा डेटा है जो हमें पढ़ना है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ना है? क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 प्रश्न जरूर आ जाते हैं, और मेंस में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके पास एक ना एक प्रश्न तो समुद्र विज्ञान से आ ही जाता है। तो समझते हैं समुद्र विज्ञान में क्या क्या है। पहला आप पढ़ेंगे कि ज्वार और भाटा क्या है, कैसे आता है, कारण क्या क्या है, इसका प्रभाव क्या है। इसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इसका सिद्धांत भी क्या है, और इसी के कुछ और भी पूरक टॉपिक होंगे जिनको हम इन्हीं के पैरेलल में पढ़ते चलेंगे, जैसे कि इसके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों का विशेष रूप से अध्ययन भी। इसके बाद हम समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे, कहा गया ये, हम पढ़ेंगे प्रवाल और प्रवाल भित्तियां। प्रवाल और प्रवाल भित्तियां, तो प्रवाल कैसे बनते हैं, इसी के साथ प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं, और ये दोनों में क्या संबंध है। प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल और प्रवाल भित्तियों का महासागर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, महासागर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, किस तरीके से ये जैव तंत्र को या जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो इन सब का भी अध्ययन हम करेंगे प्रवाल और प्रवाल भित्तियां टॉपिक के अंदर। अगला आता है महासागरीय धाराएं, जिसमें हम जानेंगे कि महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी महासागरीय धाराएं होती हैं, जैसे गर्म और ठंडी जल धाराएं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, क्या विषुवत रेखे से ऊपर या नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसके वाइस वर्सा में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब का भी अध्ययन हम करेंगे। और एटलस में बाकायदा हम जानेंगे कि महासागरीय धाराएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और इनसे रिलेटेड यानी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे महासागरीय तल क्या है, महासागरीय जल की लवणता क्या है, इसका क्या रोल है, यानी कि इसका क्या भूमिका है, कैसे ये अलग अलग तरीके से प्रवाल को मदद किए रहते हैं, महासागरीय जल का तापमान क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और इसका आधुनिक में इसमें क्या अंतर पाया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्री प्रदूषण क्या है, समुद्री प्रदूषण में मनुष्य की क्या भूमिका रही है, किस तरीके से मनुष्य ने आज समुद्री संसाधन को दिक्कत में डाल दिया है। अगला है सुनामी। सुनामी में हम जानेंगे कि सुनामी कैसे आता है, किस तरीके से बनता है, और क्या क्या इसके प्रभाव है। चलिए आते हैं नए। अब है अगला आपका जो टॉपिक, यानी कि उसी में समुद्र विज्ञान से हमने उठा लिया है ज्वार और भाटा, जिससे हम शुरुआत करेंगे अपने क्लास की। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट, अ सिंगल मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो समुद्री, 1 मिनट, हम बात कर रहे थे कि हम समुद्री विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है ज्वार और भाटा, और ज्वार भाटा में हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है, कौन कौन से उत्पादक ऐसे बल हैं जो इसे पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, कितने प्रकार के ज्वार और भाटा होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है,
और इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें हम न्यूटन का भी सिद्धांत जानेंगे। इसी के साथ इसके प्रभाव हम पढ़ेंगे, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ अब शुरू करते हैं ज्वार और भाटा से। प्रश्न ये है कि ज्वार और भाटा क्या है। देखिए, ज्वार का जब हम सामान्य शब्द में अर्थ निकालते हैं, ज्वार का, एक मिनट गाइस, क्षमा कीजिएगा, कुछ विशेष वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, हम बात करते कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी जानेंगे। और अब जान लेते कि ज्वार और भाटा क्यों आते, क्या है। पहले सबसे पहले समझिए ज्वार का मतलब क्या होता है। ज्वार में को इंग्लिश शब्द में टाइड बोलते हैं, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन, चेंज या फिर परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है, इसको हम सही संदर्भ में लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सामान्यतः ज्वार क्या है? ज्वार है किसी भी चीज का ऊपर की ओर उठना। तो ये है ज्वार का सामान्य सा अर्थ। भाटा का अर्थ है नीचे की ओर जाना, यानी भाटा का भी अर्थ है परिवर्तन, लेकिन घटते क्रम में, यानी नीचे की ओर बढ़ना। अब समुद्र विज्ञान में इसका क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। सपोज करिए, यानी मान लीजिए कि ये है आपका समुद्री तट, ये है आपका समुद्री तट, और यहां पर भरा हुआ है जल, यहां पर भरा हुआ है जल, समुद्री जल। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां क्या बनी ये हमें अभी नहीं देखना है, बस परिस्थितियां बनी। पहले केस में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने के साथ साथ ये गया समुद्री तट की ओर। आप समझिएगा ध्यान से, समुद्र का पानी किसी कारण से उठा और ये जाने लगा समुद्री तट की ओर। तो जब ऐसी परिस्थिति बनती है, इसको हम बोलते हैं ज्वार। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला कंडीशन है कि कुछ घंटे बाद ऐसा देखा गया कि वही समुद्र तट है, समुद्र तट वही है, साथ में अब यही जो पानी यहां समुद्र तट पर अभी आ चुका था, अब वही पानी समुद्र तट से कहां जा रहा है? समुद्र में वापस, समुद्र में वापस। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो हम इसको बोलते हैं भाटा। आपने एक चीज ध्यान दिया कि एक बार समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठा और एक बार समुद्र का पानी नीचे की ओर गया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा उत्पादक बल है जो इसे ऊपर की ओर कभी ले जा रहा है और कभी नीचे की ओर धकेल रहा है। तो इसका उत्तर है जी हाँ, एक बल है, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसका? वो है चंद्रमा का। जरा इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। देखिए, जब आपके पास अर्थ था, यानी कि आपकी जो पृथ्वी है, इसी के चारों ओर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो समुद्र से या महासागरों से चारों ओर से घिरी हुई है। तो हमने भी घिरा दिया अपने पृथ्वी को। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मून यानी कि चंद्रमा भी है, जिन्हें हम चंदा मामा भी बोलते हैं। एक मिनट, चंद्रमा, इसे ठीक से लिख दिया जाए, अन्यथा इसका
अलग ही मतलब निकलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर आपको मिल जाता है मून यानी कि चंद्रमा। ये है आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जब इसके सिरे पे आता है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे, पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर ऐसे में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते, हल्का सा समझ लीजिए, पूरा डिटेल में इसके नहीं जाना है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हम भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो किसी भी दो बॉडी में लगता है, यानी किसी भी दो पिंडों में लगता है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहां पर जो मून है जब इधर आता है तो ये पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को अपनी ओर खींचता है। फलस्वरूप पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो समुद्र का पानी है या महासागरों का जो पानी है वो उठने लगता है। तो उम्मीद है आपको कारण समझ में आ गया होगा। तो ज्वार क्यों आता है? प्रश्न है, ज्वार क्यों आता है? तो ज्वार आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उम्मीद है बात आपको समझ में आई। अब प्रश्न ये है कि ज्वार यहां पर आया तो आपको पता है यहां पर भी कुछ होगा, लेकिन इसको हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जहां इसका रोल आएगा। बट अभी जानते हैं यहां पर भी कुछ परिस्थितियां बनेंगी। अगला प्रश्न ये है कि क्या आप भूल गए कि आपके पास यहाँ पे आप बता रहे हो पृथ्वी है और यहाँ पर आपके पास है मून। एक बात बताओ, यहाँ पर वेट, जो सबका डैड है वो सूरज नहीं बैठा हुआ है, सन, और सन की जो ग्रेविटी है वो इन सभी से ज्यादा है। तो क्या ऐसी स्थिति में सूरज गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग नहीं करेगा? क्या वो पृथ्वी के पानी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? क्या सिर्फ चंद्रमा ही इसका मुख्य कारण है? तो इसका उत्तर समझ लीजिए क्या है। सबसे पहला उत्तर है कि जो चंद्रमा का ग्रेविटी होता है यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य से कम है, लेकिन जो ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। जैसे हम और आप दूर दूर हैं तो हमारे बीच कुछ पर्टिकुलर ग्रेविटी काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति है जो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है तो और वो मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है, हैवी भी है, लेकिन उसकी ग्रेविटी कम लगेगी मुझ पर। तो ऐसे ही भले ही चंद्रमा की ग्रेविटी कम है लेकिन वो मून के मतलब सॉरी वो हमारी पृथ्वी के बहुत ही पास है, मान लेते हैं एक्स दूरी पर है। और जो आपका सूरज है वो बहुत ही दूरी पर है और ये वाई मान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो वाई है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है एक्स से। इस वजह से जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य का वो लगभग ना के बराबर लगता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो चंद्रमा और सूरज दोनों की ग्रेविटी मिलाकर लगती है, जिससे यहाँ पर थोड़ा उच्च ज्वार आता है, जिसे हम एक अभी आगे चलकर पढ़ेंगे कि क्या क्या भाग है इसके। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा कि ज्वार का कारण क्या है और क्या सूरज भी ज्वार में उपयोगी है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने दो बॉक्स बने हुए हैं, इन्हें हमें फिल करना है। तो प्रश्न है जब ज्वार आता है तब क्या होता है? जब ज्वार आता है तब महासागरीय जल, एक मिनट, जब ज्वार आता है ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले। महासागरीय जल महासागरों से, मैं एक वर्ड में ऐसे लिख रहा हूं, महासागरों से समुद्र तट की ओर जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। ये आपका प्रश्न है एक, और इसको नोट डाउन करके जरूर लिखिएगा। ऐसे ही जब भाटा आता है तब क्या होता है? तब समुद्री जल जो कि तट पर आ चुका रहता है वो समुद्र
तट से महासागर की ओर जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और आपको देखना है कि जो हमारा ज्वार है बेटा, ज्वार एक दिन में 2 बार आता है, 2 बार आता है, इसीलिए हम इसे आवर्ती भी कहते हैं। अच्छा, आवर्ती का मतलब समझ लेते हैं। आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक। आवर्ती का यहाँ मतलब हुआ जब कोई भी चीज पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पर फिर से आ जाती है तो उसे आवर्ती बोलते हैं। चलिए, ये था आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया है अपकेंद्रीय शक्ति, जो कि एक्चुअली में अपकेंद्रीय बल है। शक्ति कहीं ना कहीं अपने में गलत हो जाएगा और है अगला गुरुत्वाकर्षण बल। जरा इसको समझ लेते हैं। इसके हिसाब से हम देखें तो अगर आपके पास ये आपका अर्थ है और यहाँ पर ये समुद्री जल से घिरा हुआ है, मानते कि यहाँ पॉइंट पी पर चंद्रमा के कारण, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ पर लगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी भी इसी के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉइंट है Q। अब देखिए, ये पॉइंट आप पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पी क्यू मान लिया है, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, इसमें मत फंसिएगा। तो ये है यहाँ पर Q। यहाँ पर जो पृथ्वी है वो यूज करती है अपने अपकेंद्रीय बल का। प्रश्न उठता है अपकेंद्रीय बल क्या है, तो इसका मैं उत्तर देता हूं कि आपको अपकेंद्रीय बल अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम इन सब का एक बोनस सेक्शन में पढ़ेंगे जहां पर आपको वहां पे डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए आपको जानना है कि बस पृथ्वी इसी के विपरीत स्थिति में लगाती है अपकेंद्रीय बल। अब यहां पर ज्वार आता है इसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल वो भी चंद्रमा के, और यहां पर भी ज्वार आ जाता है पृथ्वी पे और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के वजह से। यानी कि एक ही समय पर आप देख रहे हैं समय एक ही है। मान लीजिए कि अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो शाम 6 बजे अगर हम पी पॉइंट पर हैं तो हमारे जस्ट अपोजिट साइड पे, यानी हमारे जस्ट लॉन्गिट्यूडनल पे जो प्रदेश होगा वहां पर भी अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार आएगा। अगर हमारी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार आ रहा है तो इसका उत्तर क्या मिलता है? एक ही समय पर 2 ज्वार एक साथ आते हैं। 2 ज्वार विपरीत बिंदुओं पर एक साथ आते हैं, आप अपने मन में रख लीजिएगा। अब देखिए, जो मैं इस तरीके से बनाता हूं इस लाइन से, आप चाहें तो लाइन वाइज लिख सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए जब आप इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं तो आपको लाइन पढ़ना ही नहीं पड़ता। बस आप इतना पढ़ते हैं, एक ही समय में 2 ज्वार विपरीत बिंदु एक साथ, आपको वो पूरी रिकॉल आ जाती है कि अच्छा हाँ मैंने इस क्लास में ये पढ़ी थी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स वगैरह साथ में बनाते रहिए। किसी कारण से अगर आप नहीं बना पाते तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक दिन में 2 बार ज्वार आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ज्वार 2 विपरीत बिंदुओं पर आता है, वो भी आपने देख लिया कि मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पर चंद्रमा के ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ज्वार आएगा। तो वहीं पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से, अर्थ के अपकेंद्रीय बल की वजह से, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अर्थ अपकेंद्रीय बल की वजह से यहाँ पर भी एक
ज्वार आएगा, यानी कि दो ज्वार एक साथ आ गए, जो हमने अभी अभी चर्चा किया, दो विपरीत बिंदु हो गए। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि यहाँ बिंदु से क्या तात्पर्य है। जब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ विपरीत बिंदुओं से क्या तात्पर्य है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं, यानी संबंधित करके पढ़ना चाहते, संबंध बना करके। तो कुछ चीजें आपको लगेगा कि सर ने यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया, तो परेशान नहीं होना है। मैंने आपसे 50 दिन का लगभग में समय मांगा है। 50 दिन का अगर आप सही से स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप 50 दिन बाद प्री और मेंस के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, अपने धैर्य का परिचय देना है, और जो जो चीजें मैं कहूँ उसे फॉलो करते रहना है। अगर आप करते रहते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी आराम से। और बहुत ही जल्द जैसे ही हमारी वेबसाइट तैयार हो जाती है, इसे हम ऑफिशियली आपका लिंक दे देंगे। अनऑफिशियली हमने कुछ लोगों को दे रखा है, ताकि वो उन पे हम चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है अभी हमारी वेबसाइट। तो अभी काम अंडर में चल रहा है, जैसे ही ये तैयार हो जाता है तो हम आपको इस पे बताएंगे। और वहां पर आपको हर एक लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा, डोंट वरी, कोई पेड कोर्स नहीं है। और वहां पर जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, तो वहीं के नीचे आपको एक क्विज मिल जाएगा, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। वो 5 अगर भी क्वेश्चन होंगे तो वो इजी नहीं होने वाले, वो प्री के हिसाब से होंगे, जिनको सॉल्व करने के बाद आप आसानी से अपने आप को परख सकते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं, और किस तरह की गलतियां आपने की हैं। तो परेशान नहीं होना है, आपको प्री के लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप खुद ही परख लीजिएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, और आपको कहीं पे भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि या मैंने यहाँ पे ज्वार भाटा देखा, अब पता नहीं यहाँ पे सारा हो कि ना हो, तो आप चलेगा किसी और यूट्यूब चैनल पे वहां देखने, फिर आधा यहाँ देखा आधा वहां देखा। ये सब की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस आप 50 दिन दो मुझे, कायदे से, वो भी जिसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप सीखोगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि एटलस आपके सामने होनी चाहिए, तो होनी ही चाहिए, अन्यथा आपको समझने में आगे चलकर बहुत कठिनाइयां होंगी। जैसे देखिए, मैंने आज महासागरों के बारे में बताया कहाँ कहाँ है, लेकिन जब मैं पहला प्रश्न करा रहा था तो वहां मैंने सिर्फ नाम बता करके छोड़ दिया। कारण भी था क्योंकि हमें सेशन को आगे बढ़ाना था, तो वहां के हिसाब से उतना जरूरी था। जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम और आगे चल रहे हैं। चलिए अब ये सब छोड़ते हैं। प्रश्न है कि एक दिन में ही 2 बार ज्वार क्यों आता है। यहां पर अभी मैं आपको केवल एक हिंट दूंगा, और वो है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन मुझसे करवाना चाहते हैं तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए, सपोज करिए कि आप इस तट पर थे, पॉइंट पी पर। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को मैंने इसीलिए यहां पर लिया, और यहां पी पॉइंट पर मान लीजिए आया एक ज्वार। अब इसी के जो जस्ट विपरीत होगा, वो लगभग मैं अगर डॉटेड से कर लूं, तो आप ऐसे जब जाएंगे तो कहीं यहां पर होगा। ये पॉइंट नहीं है, ये पृथ्वी के उस पार का है, जो मैं यहां नहीं दिखा सकता। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आया। अब ये जो P है, 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद ही देखेंगे आप, तो ये जो P पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि P डैश पर, और ये जो Q है घूमते हुए आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस पोजीशन पर। तो एक बार ज्वार यहाँ पर आ गया और एक बार ज्वार यहाँ पर आ गया, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ज्वार 2 बार आता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आ गया है तो क्यों ना आपसे एक प्रश्न कर लिया जाए। आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो शाम में 6 बजे से चलती हैं, तो क्यों ना एक प्रश्न हो जाए। सपोज करिए जब आपने वीडियो को स्टार्ट किया, आप प्रीमायरिंग पे एकदम मेन टाइम पर आ गए थे, उसी करेक्ट 6 बजे एक ज्वार आता है आपके समुद्री तट पर। मान लीजिए आप समुद्री तट के करीब है, वहां पर ज्वार आया 6 बजे। मान लीजिए कि आप यहां पर बैठ करके मोबाइल में वीडियो, 1 मिनट के लैपटॉप, ओके, हाँ, तो यहाँ पर आप बैठे थे मोबाइल से या लैपटॉप से, आप मेरा वीडियो देख रहे थे, उसी टाइम पे वहां पर ज्वार आया। फिलहाल आपको कोई हानि नहीं हुई, आप मान लीजिए आपके पास सुपर पावर थे।
मान लीजिए सुपर पावर्स थी। अब ऐसे में अगर यहाँ पे जो ज्वार आया वो 6 बजे आया शाम में। अब एक बात बताइए, आज है शुक्रवार, कल शनिवार को यही शाम पे कितने बजे फिर से ज्वार आएगा? क्योंकि ज्वार दैनिक, एक चीज और बता दूं आपको, जो ज्वार है वो दैनिक है, रोज आता है, इसमें कोई आपको शौक होने वाली बात नहीं है। तो ज्वार दैनिक है। तो ये बताइए कि शनिवार को अब ज्वार कब आएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, समझ लीजिए, और सबको इसका रिप्लाई करना है। कमेंट में करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आप रिप्लाई जितना करेंगे हम क्लासेस को उतना इंटरेक्टिव बनाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन हो। तो पहला है कि सॉरी, एएम नहीं है, ये सारे पीएम है, ये सारे हैं पीएम एक्चुअली, छोड़िए, अच्छा ये है पीएम। तो आप बताइए, कल यानी शनिवार को ज्वार शाम 6 बजे डायरेक्ट आएगा, एग्जैक्ट शाम 6 बजे, या शाम 6 बजे के थोड़े पहले आ जाएगा, या शाम 6 बजे के बाद आएगा, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। आपके पास जो समय है वो है 15 सेकंड का। 15 सेकंड आपको मैं देता हूं और आप सोचिए और कमेंट में लिखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी। समय स्टार्ट होता है, आप ध्यान से सोच लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समय समाप्त हुआ। आप में से कई लोगों ने आंसर दे दिया होगा और हमारे टीम के मेंबर ने रिप्लाई भी अब तक कर दिया होगा कि क्या सही है और क्या गलत। चलिए देखते हैं कि वेट। तो आपने अगर जवाब दिया है कि शाम 6 बजे फिर से कल आएगा, तो इसका जो उत्तर है वो है जी बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। देखिए, आपने देखा कि यहां पर हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए कि मैंने यहां पर अर्थ ये वाटर बना दिया है और यहां पर कहीं बिंदु पी पर क्या आया, आप बिंदु पी पर थे और यहां पर आया ज्वार। बिंदु पी पर यहां क्या आया, ज्वार। 24 घंटे बाद यानी कि 6 घंटे पर यह बिंदु यहां पर आ गया। 6 घंटे बाद, अगले 6 घंटे बाद यह बिंदु यहां पर आ गया। फिर अगले 6 घंटे बाद ये बिंदु यहां पर आ गया और अगले 6 घंटे बाद ये बिंदु फिर से यानी कि P डैश आ गया यहीं पर। ये था समय शुक्रवार का यानी कि आज का, और ये है समय शनिवार का। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु P तो सेम है और पृथ्वी भी घूम करके वापस वहीं पे आ गई है। तो और चंद्रमा भी कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो इसलिए जो अब ज्वार आएगा वो आएगा फिर से वही समय यानी कि शाम 6 बजे। जिन लोगों ने ये उत्तर दिया है जरा ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। आपने पृथ्वी की घूर्णन गति को देखा, लेकिन क्या आप भूल गए कि चंद्रमा भी तो गति करता है? चंद्रमा भी तो गति करता है, गति करता है ना ऐसे पृथ्वी के चारों ओर। अच्छा, ये चीजें तो मैंने बताया नहीं कि चंद्रमा भी गति करता है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ज्योग्राफी आती है, जो आपने क्लास 2 थर्ड में पढ़ी होगी कि चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न का बारे में इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे जहां पर ये आएगा जियोमॉर्फोलॉजी में यानी भू आकृति विज्ञान में। लेकिन अभी हमारा चल रहा है समुद्र विज्ञान, तो हम यहाँ पर केवल कुछ चीजों का सहारा ले रहे हैं। तो चंद्रमा भी घूर्णन करता है। तो ऐसे में जो अब चंद्रमा है वो यहां से, ये पहली कंडीशन थी। मैं आपको दूसरा एक बना देता हूं, दूसरा मैं यहां आपको बना देता हूं फिगर। ये था आपका पहला फिगर। दूसरा फिगर यहां बनता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका अर्थ है
और ये है आपका पॉइंट पी डैश यहीं पे। पी डैश बोले तो शनिवार को, पी डैश है शनिवार। पी डैश तो यहीं पर है, लेकिन आपको लगता है क्या चंद्रमा वहां रुका था कि भाई आप पी ऐसा है, जाओ घूम कर आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं? जी बिल्कुल नहीं। तो जो चंद्रमा है वो अब तक यहां पर पहुंच चुका है, ये हो गया एम डैश, और पहले एम था यहां पर। तो आप देखेंगे कि पहले यहां था और अब ये यहां पर है, तो इसने एक कोणीय दूरी तय कर ली है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्या है इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसने एक कोणीय दूरी तय कर ली। अब ये कोणीय दूरी तय कर लिया है, तो अब जब ज्वार कब आएगा? जब वो बिंदु चंद्रमा के सामने होगा। अब इस बिंदु को यहां तक आने के लिए पृथ्वी के मोशन के हिसाब से, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के हिसाब से लगभग लग जाते हैं 52 मिनट। 52 मिनट। तो जब 52 मिनट बाद यहां पर ये बिंदु आएगा पी डबल डैश, तब जा करके शनिवार को एक बार फिर से ज्वार आएगा। यानी कि जो ज्वार आएगा, अब जो ज्वार आएगा शनिवार को वो आएगा 6:52 पर। यानी कि जब हम लोग की क्लास लगभग फिनिश होने वाली रहती है। फिलहाल के लिए शनिवार को कोई क्लास नहीं रहती। शनिवार को आपकी वीकली करंट अफेयर्स रहती है, तो कल वीकली करंट अफेयर्स में ना जुड़िएगा। ना जुड़िएगा नहीं, जुड़िएगा जरूर। कल वीकली करंट अफेयर्स में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। टाइमिंग इसकी हो सकती है अभी क्लियर नहीं किया गया है, हो सकता है शाम 6 बजे या फिर 5 बजे के आसपास आपको इसकी क्लास देखने को मिल जाए। उम्मीद है कि 5 बजे तक आपको मिल जाएगी। उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो भी लगभग 40 से 45 मिनट होगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो एक बाइलिंगुअल होगी, मतलब उसमें कुछ शब्द हिंदी के भी होंगे और कुछ शब्द इंग्लिश के भी। तो परेशान नहीं होना उसमें, उसको मैंने जानबूझ के बाइलिंगुअल बनाया है। साइकोलॉजिकल रीजन है, आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप क्रैक कर जाओगे। फिलहाल के लिए तो आपको सही उत्तर आपको पता चल गया कि जो आपका ज्वार है वो आएगा, ये सही है, आफ्टर 6 PM। कब आएगा? 6:52 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना हो सकती है, या फिर स्टेट पीसीएस लेवल पे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें हल्के प्रश्न में ले रहे हो तो परेशान मत हो, आप जब गलती करके आओगे तब कहोगे कि मैंने इसे हल्के प्रश्न में क्यों लिया। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अभी, तब आप सही हो, ठीक है। चले, तो ये था हमारा लगभग आज का टॉपिक। अब हम बताया मैंने कि ज्वार भाटा 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज ज्वार भाटा के बारे में हमने इंट्रो ऊपर से देख लिया। कल हम पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा क्या है, कैसे है और क्यों है। तो कल आपका रहेगा टॉपिक, कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास से, यानी कि मंडे से, क्योंकि सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स है और संडे को डाउट सेशन। तो जो भी आपके डाउट हो आप आज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, आज और कल में, मैक्सिमम आज ही कर दो आप। अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो आप कल भी कर सकते हो। तो ज्वार भाटा कि कल हम पढ़ेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में, कि ज्वार भाटा कितने तरह के होते हैं। वैसे ज्वार भाटा विभिन्न तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य 4 हम डिवाइड कर सकते हैं: अभ्भू और उभू ज्वार, पेरिजियन और अपोजी ज्वार, उष्णकटिबंधीय ज्वार और भूमध्य रेखीय ज्वार। इनके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्लासेस होंगी मंडे से। और इसी के बाद हम शुरू कर देंगे ट्यूसडे को प्रवाल और प्रवाल वृत्तियां। तो अब जो क्लासेस चली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके प्रश्न भी आपको मैं करवाते रहूंगा, जैसे आज प्रश्न मैंने एक करवाया। आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। 1 मिनट, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। चलिए, आपको 20 सेकंड मिलता है, आप फटाफट बताइए, अपने मन में काउंट कीजिए कि आज आपने क्या क्या सीखा। समय स्टार्ट होता है अब। एक, याद करते थे कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा। 2, 3, 4, 12, 17, 18, 19 और समय समाप्त।
आपने, मुझे लगता है कि अब तक सोच लिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये चीजें मैंने क्यों नहीं बोली, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाओ। हमारा जो पढ़ाने का तरीका ही है वो थोड़ा अलग लेवल का है। मे भी आपको थोड़ा अजीब लगे कि सर ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि कई बार देखा गया कि विद्यार्थी खुद से नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि सर सब कुछ बता दें। और यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप सब भी पढ़ के जाओगे तो वो ऐसे जगह से प्रश्न पूछ लेंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जरा कुछ इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका कोई संबंध ही नहीं है। चले आगे चलते हैं, वास्तव में लेकिन है। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि आज के होमवर्क की। सो आज का होमवर्क है पहला कि ज्वार और भाटा क्या है। ज्वार और भाटा क्या है, आपको इसे समझाना है। इसी के साथ साथ इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए, इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रभाव आपको बताया नहीं, शायद देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में। ओके, शायद मैं आपको एक स्लाइड इसमें डिलीट हो गई आई थिंक। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ और एक बार हम लोग नेक्स्ट में फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए ज्वार और भाटा की क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ। देखिए समुद्री, पहले हम समझ लेते हैं सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव हो गया। ये जो आपका तट होता है, ये जो समुद्री तट है, यहाँ पर कई बार हम गंदगी कर देते हैं, बॉटल्स, कूड़ा कचरा या कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर क्या है, प्रदूषण या प्रदूषित तत्व है। जब ज्वार आता है तो वो यहां तक पूरा आता है, इसका मोशन। और जब भाटा आता है तो ये अपने साथ इन पूरे तत्वों को समुद्री की गहराई तक लेकर चला जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो समुद्री तट है वो हमारा स्वच्छ हो जाता है। तो ये था एक सकारात्मक प्रभाव। अभी इसके और भी प्रभाव है लेकिन हम अभी एक एक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं नकारात्मक प्रभाव पे। नकारात्मक प्रभाव, जो विद्यार्थी ये अपने मन में ला रहे हैं कि मैं निगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, पीछे इसके रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आप मेंस में सेलेक्ट हो। जब आप मेंस लिखते हो तो कई बार आप निगेटिव इफेक्ट लिख के चले आते हो, तो ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि जो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, हिंदी माध्यम के छात्र हो, तो कोशिश करो कि शब्दों को उन्हीं के हिसाब से पढ़ो, ताकि आप जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करो तो आपके शब्द भी देखने में लगे कि हाँ कुछ तो सही इसमें लिखा गया है। और इसके पीछे का इन सब का रीजन भी है कि जब आप ऐसा लिखते हो तभी जा करके आपका जो कॉपी है वो अलग तरीके से जांचा जाता है। वरना जैसे सबकी कॉपी चेक होती है वैसे आपकी कॉपी चेक होगी और आप एज अ रिजल्ट रिजेक्ट हो जाओगे। तो रिजेक्ट नहीं होना, हमें सेलेक्ट होना है, इसलिए कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। करना वही है लेकिन अलग तरीके से। नकारात्मक प्रभाव में क्या है वो भी समझ लेते हैं। नकारात्मक में ये है कि जो समुद्री जल जब यहाँ आता है तो यहाँ के जो निवासी होते हैं वो एकदम सटके तो नहीं होते, लेकिन उन निवासियों को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार वहां पे बाढ़ का माहौल बन जाता है या उनके जो आसपास के इलाके हैं वो पूरे भीग से जाते हैं, जिससे उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो ये था आपका सकारात्मक और आर्थिक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज। अब एक दूसरा होमवर्क मैं इससे पहले दूं, वेट कर सर, ओके, दूसरा होमवर्क मैं दूं इससे पहले आपको एक बता दूं कि आपके लिए एक बिग सरप्राइज है। बिग सरप्राइज क्या है जरा वो समझ लेते हैं। बिग सरप्राइज में है कि आपको बहुत जल्द एक वीडियो दी जाएगी जो इन सारी वीडियो से कोशिश की जाएगी कि हाईली रिकॉर्डेड हो, हाईली वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डेड हो, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा 5 से 6 मिनट में कि जो यूपीएससी है
उसमें किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट लेते हैं, कितने आउट हो जाते हैं, फिर इसके आगे हम क्या क्या एग्ज़ाम होता है उन सब के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा वीडियो हम 10 से 15 दिनों के अंदर लेके चले आएंगे। ये है आपके लिए पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज है कि आपके लिए यूपीएससी को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इसका सिलेबस बताया था और मैंने वहां पर बहुत अच्छे से कंफर्म किया था कि जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको एक ऊपरी ऊपरी पे बता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ डरवाना नहीं आपको। पर जैसे ही आप भूगोल के साथ लग जाओगे, भूगोल में आप रमना शुरू कर दोगे, तब आपको भूगोल की चीजें आसान लगेंगी और तब मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल में क्या क्या सिलेबस, एक पॉइंट पॉइंट वाइज क्या क्या है। इसके लिए भी एक हाईली रिकॉर्डेड वीडियो आपको 10 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, जब भी आएगी आपको जरूर नोटिस कर दिया जाएगा। अब अगर आपने आज की क्लास से कुछ सीखा या फिर आपका कुछ सेशन रिवाइज हो गया या आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो आपको लगा बेहतरीन है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और याद रहे, कमेंट आप जरूर किया करो, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही शेयर करने से और लाइक करने से ये क्लासेस और ऐसे चल सकती हैं, क्योंकि इस पे हम लोगों को भी काफ़ी खर्च करना पड़ता है, हमारी टीम को भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो हम आपसे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद।